चलिए, तो आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पढ़ते हैं, वर्ण। आइए तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला का परिचय, कि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वर्ण एवं वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, या हम अगर आपसे कहा जाए कि वर्ण की परिभाषा क्या होगी, वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या होगा कि वर्ण मतलब भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े या छोटे छोटे और खंड हम नहीं कर सकते, है ना। तो वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, क, च, प, त आदि, इन सबको हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब मान लो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ आ, ठीक है, तो इसका मैं इसको और छोटा क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं लिख सकता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बड़ा आ लिख रहा हूं तो इसको भी मैं और कुछ नहीं लिख सकता हूं, कि लिख सकता हूं, कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, मुझे का लिखना है तो इसमें तो क्या है, अभी स्वर मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा छोटा करूं तो इसमें मैंने लगा दिया हलंत। ठीक है, तो अब ये तो ये क्या हो गया, अब इससे ज्यादा इसको हम छोटा नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या आता है कि वह छोटी से छोटी मतलब मूल ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है, वर्णों को हम क्या करें, एक सीरियल वाइज लिखें, क्रम से लिख लें, जैसे अ आ ई उ ऊ, ठीक है, फिर क ख घ घ अंगा। तो ये क्या हो गया, एक क्रम में हो गया, एक लयबद्ध तरीके से हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, उस भाषा की जो है वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा का, ठीक है ना, व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, और हिंदी जो होती है, हिंदी देवनागरी है, ठीक है ना, हिंदी की जो लिपि होती है वो क्या होती है, देवनागरी होती है। और इसमें कितने जो है वर्ण होते हैं, तो टोटल जो है कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने, 52 वर्ण होते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्ण के भेद की। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो भाई वर्ण जो है, जो हमने अभी देखा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। तो इन 52 को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और दूसरे को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना, कि अयोग वाह, ठीक है ना, तीसरा क्या कह सकते हैं, अयोग वाह कह सकते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और हिंदी में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है, आ से लेकर कहां तक, औ तक। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और ये जो स्वर होते हैं बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जैसे आ ई उ ए है ना, तो बिना किसी की सहायता के बोले गए। लेकिन वही जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं, तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और ये इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये का लिखा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम क ख ग घ ऐसे पढ़ते हैं, क ख ग घ अंगा, ये जो भी हम पढ़ते हैं, इन सब में क्या होता है, छोटा अ शामिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा अ शामिल होता है। ठीक है, जाओ, तो यहाँ अगर हम इसको विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे, का, और इसमें हलंत लगा देंगे, प्लस आ लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही। अब बात करते हैं अयोग वाह क्या होते हैं। ठीक है, अयोग वाह क्या होते हैं, तो जो ध्वनियां ना पूर्ण रूप से स्वर होती हैं और ना ही क्या होती हैं, व्यंजन होती हैं, ना तो क्या हो पूरी तरह से स्वर हो और ना ही पूरी तरह से क्या हो, व्यंजन हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वरों के अंत में जुड़ती हैं। अक्सर ये जो है, जैसे अंगा, इया, है ना, तो ये सभी क्या आते हैं, अयोग वाह का ही जो है इसमें जो है हमको रूप देखने को मिलता है। तो इसमें अनुस्वार हो गया, ठीक है, और विसर्ग हो गया, ये दोनों ही क्या है, अयोग वाह वर्ण होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब
स्वर वर्ण और उनके प्रकार, ठीक है, स्वरों के उच्चारण और मात्रा और उनका वर्गीकरण, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो स्वर के भेद आइए देख लेते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं ये समझते हैं। तो हमें पता है कि जो स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। कितनी संख्या होती है, 11 होती है। तो उच्चारण करते समय जब हम बोलते हैं आ इ ई उ, तो इस तरह जब बोलते हैं तो बोलने के आधार पर क्या किया गया है, स्वरों को बांटा गया है, उनके जो है क्या, उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उनके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला क्या हो जाता है, ह्रस्व स्वर हो जाता है, जो क्या है, सबसे कम समय, मतलब जब हम बोलते हैं तो सबसे कम समय लगता है, तो सबसे कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, इनमें बहुत कम समय लगता है। और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के मुकाबले इसमें क्या होता है, 2 गुना समय लगता है, थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। जैसे आ ई उ ए, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, इसमें क्या होता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है। इनके उच्चारण करने में कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ओम ओम, मतलब कितना लंबा समय है ना। इसी तरह से राम राम, तो इसमें 3 गुना समय लगा। तो ये कौन से स्वर हो जाते हैं, प्लुत स्वर के अंतर्गत जो है ये आ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयोगवाह और विशिष्ट स्वर ध्वनियों की, आयोगवाह और कुछ विशिष्ट स्वर ध्वनियां, ठीक है। जैसे देखिए अनुस्वार है, तो इस ध्वनि का उच्चारण केवल कहां से होता है, नाक से। कहां से होता है, नाक से होता है हमारे, ठीक है, जिसे हम नासिका भी कहते हैं। और जैसे हंस पतंग, हंस पतंग कंचन, ठीक है ना, तो ये सभी कहां से होते हैं, हमारी नासिका से। और वहीं जो अनुनासिक होता है, इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से, नाक और मुख दोनों से मिलकर जो है इसकी ध्वनि निकलती है, ठीक है। और इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे इस प्रकार चंदा बनाया, उस पर एक बिंदी लगा दिए, इस तरह से हम अनुनासिक जो है को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आंख दांत, अब आप देखो जब आप बोलते हो तो आपको लगता है कि नाक में यहाँ कहीं अंदर से जो है आवाज आ रही है टच करते हुए, ठीक है ना। तो आंख दांत चांद, भाई देखो इसीलिए जो हिंदी है वो क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, यूं ही हिंदी नहीं है, ठीक है। दुनिया की जो है मतलब ये ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक आधार पे है। ये इसका जो उदय हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी से ही संस्कृत तेलुगु तमाम जो भारतीय भाषा है वो सभी ब्राह्मी लिपि से उनका जो है उद्भव हुआ है, ठीक है ना। और ये सभी क्या है, वैज्ञानिक हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विसर्ग की। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। तो विसर्ग जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पे, संस्कृत में होता है, ठीक है, और वो भी तत्सम शब्दों में। इसका उच्चारण हल्के हल्के हा के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रातः स्वतः, ठीक है, प्रातः स्वतः अतः अंततः, ठीक है। फिर जैसे बोलते ओम शांति शांति शांति, लास्ट में विसर्ग आया उसका हा, हल्का हा के रूप में जो है, मतलब आधा हा कह सकते हो, या आधे हा से भी कम में हम उसको क्या करते हैं, उच्चारित करते, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग हम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। व्यंजन वर्ण और उनके प्रकार अब बात कर लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, और स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों का जो है पूर्ण व्याकरणिक विश्लेषण क्या है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। व्यंजन के भी कितने मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्यंजन के, मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, तो मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुख के भिन्न अंगों, ठीक है ना, कहाँ से, जीभ के, ठीक है ना, जीभ और मुख के भिन्न अंगों जैसे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये का वर्ग से लेकर कहाँ तक, पा वर्ग तक कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, जो मतलब हमारे मुख, ठीक है ना, मुख से जो है तमाम प्रकार के जीभ और मुख के तमाम अंगों को टच करते हुए निकलते हैं। तो जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत ओष्ठ, इन सब को स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है। इनकी संख्या जो है का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होती है, और संख्या इनकी कुल कितनी, 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है,
25 हो जाती है। वहीं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के साथ, इनका उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक है ना, और इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। या रा ला वा ये क्या होते हैं, 4 जो है इनकी संख्या होती है। तो ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। तो इनके उच्चारण में वायु जो है मुख से ऐसे लगता है कि रगड़ के निकल रही हो, ठीक है, जैसे घर्षण हो रहा हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है, ठीक है। और ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी 4 होती है, श श और हा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये होते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, कि वर्णों का उच्चारण हमने तो जाना कि ये कहाँ कहाँ से होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ण समूह है और उच्चारण का अंग है और उच्चारण का स्थान का नाम है, ठीक है, कि कौन सा वर्ण जो है कहाँ से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। जैसे आ, ठीक है, जैसे छोटा बड़ा, का ख घ घ अंगा और हा विसर्ग, ये सभी कहाँ से होते हैं, कंठ से, अर्थात थ्रोट, कंठ से इनका क्या है उच्चारण स्थान है। और इसको हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम कंठ कहते हैं। ई और च छ झ झ इया और यस, ये क्या है, तालु से होता है। कहाँ से इनका उच्चारण करते हैं, तालु से। इसे क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तालव्य कहते हैं। फिर इसी प्रकार री ट ठ ड ढ अड़ र और सा, खटकोड़ा सा, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार त थ द ध न ल और सा, ये कहाँ से होता है, दांत से होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, ठीक है। और उ प फ ब भ मा, ये ओष्ठ मतलब ओठ से होते हैं, इसको ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका उच्चारण स्थान होता है। विशेष कुछ ध्वनियां भी होती, विशेष व्यंजन, और कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं, ठीक। तो क्या है, जैसे संयुक्त एवं द्वित व्यंजन क्या होते हैं। तो जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं, जब दो वर्ण क्या करते हैं, मिलकर जो है नया वर्ण बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। जैसे का और शा मिलकर क्या बनाते हैं, छा बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ता और रा मिलकर त्रा बना लेते हैं, ठीक। इसी तरह से है क्या है, ये मिलकर बनाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। इसी तरह क्या होता है, द्वित व्यंजन होता है कि जब दो समान व्यंजन साथ आ जाएं, मतलब वर्ण क्या हो, एक ही हो, लेकिन वो 2 बार आ जाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे च और च, चच जैसे बच्चा, क और क पक्का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, द्वित व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण और आगत वर्ण ये क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अल्प प्राण क्या होता है, तो जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का और उसमें क्या हो, कम वायु निकले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और ये सभी जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है ये होता है। जैसे क, ठीक है, पहला वर्ण है क, फिर तीसरा में क्या हो जाएगा ग, 5वां में क्या हो जाएगा अंगा। तो ये क्या है, अल्प प्राण है, इनमें बहुत कम वायु निकलती है जब हम बोलते हैं। दूसरा है महाप्राण, जिसमें अधिक वायु और हा जैसी ध्वनि निकले, उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। ये किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख और ग, ठीक है। आगत ध्वनियां क्या होती हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे और क्या है, ज, फ, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आगत ध्वनियां कहलाती हैं। तो परिभाषा क्या है वर्ण विच्छेद की, तो किसी भी शब्द के सभी वर्णों, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। मूल नियम क्या है कि व्यंजन से स्वर को अलग करते ही व्यंजन के नीचे क्या आ जाता है, हलंत लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ज्ञान है तो ज, इया प्लस आ और न और आ, इस प्रकार से ज्ञान को हमने वर्ण विच्छेद करके लिख लिया। इसी प्रकार पुस्तक, प धन उ धन स धन त धन आ धन का धन आ, ये क्या हो जाता है, कुछ इसके उदाहरण हो जाते हैं। अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ होमवर्क है, ठीक है, तो इन्हें आप घर से करके आइएगा, घर से करिएगा और देखिएगा आपको कितना आ गया। जैसे क्या है, वर्ण की सबसे सटीक परिभाषा क्या है, हिंदी वर्ण माला में कुल कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। दूसरा प्रश्न है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में अंतर बताइए, ठीक है। और तीसरा अब हो जाता है विद्यालय और श्रमिक शब्दों का सही वर्ण विच्छेद करके जो है अपनी अभ्यास पुस्तक